हेलो दोस्तों, चलिए आइए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। माफ कीजिएगा, ये वीडियो थोड़ा लेट मैं अपलोड कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत फैमिली इश्यूज और प्रॉब्लम आ गए थे। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिस वीडियो में लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम देखेंगे कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं क्या क्या हमने देखे हैं। राइट, इलेक्ट्रो चार्ज के बारे में देखे, इसकी प्रॉपर्टीज देखे, प्रॉपर्टीज के बाद उसके कुछ इंसुलेटर कंडक्टर के बारे में हमने जाना। राइट, चार्जिंग मेथड्स हमने देखा, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन, बाय इंडक्शन। राइट, और उसी के बेसिस पे हम सभी प्रॉपर्टीज और जो मेथड्स ऑफ चार्जिंग थे उसके बेसिस पे हम देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स। तो पहला बहुत ही बेसिक सा सवाल है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। राइट, 1 कूलम ऑफ चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए किस तरह से होगा। देखिए करना क्या है, बिल्कुल सिंपल सा बात है ये। राइट, अभी हमको पता है 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू कितना कूलम होता है अभी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। राइट, तो भाई आपको क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, है ना। नंबर ऑफ, आपने एक फॉर्मूला देखा होगा, देखो Q इज इक्वल्स टू Ne, है ना, जहां पे ये कूलम या चार्ज था, ये इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या था, नंबर, यानी ये n फाइंड आउट करना है। राइट, डायरेक्ट इस फॉर्मूले को आप अप्रोच कर सकते हो, या फिर दूसरा मेथड क्या है, तो एक इलेक्ट्रॉन में इतना कूलम, तो कितने इलेक्ट्रॉन में 1 कूलम। रिलेशन 10 रुपए में 5 केले, तो 50 रुपए में कितने। सिंपल है बिल्कुल, 1 इलेक्ट्रॉन में इतना कूलम, तो कितने इलेक्ट्रॉन में 1 कूलम। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, या इस फॉर्मूले की यूज करो तो भी चलेगा, है ना। मैं दोनों मेथड बता देता हूं। तो क्या होगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई 1e इंटू 1c, और इधर n इधर चला जाएगा, n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻90। चाहे तो कूलम देना तो दे सकते हो आप। राइट, तो बेसिकली ये कूलम वैसे कैंसिल, तो n इज इक्वल्स टू क्या बचेगा, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻90। इसको भी आप सॉल्व कर लो, n इज इक्वल्स टू क्या होगा, Q/E। Q कितना है 1, तो 1/E, E कितनी वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻90। देखिए दोनों में रिलेशन एक ही मिला है। राइट, जब इसको आप कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेटिंग पार्ट हम अभी इतना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, है ना। n इज इक्वल्स टू आप देखोगे तो कैलकुलेशन आएगा 6.25 इंटू 10⁻18। राइट, 6.25 इंटू 10⁻18। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बेसिक सा सवाल है। ओके क्लास, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, a comb drawn through a person hair on a dry day causes 10⁻22 electrons to leave the person hair and stick to the comb. Calculate the charge carried by the comb. सिंपल सा एक कॉम है जो है नहीं मेरे पास, है ना, उसको हमने या फ्रिक्शन, ये काइंड ऑफ द फ्रिक्शन जो चार्जिंग हमने देखा था, चार्जिंग बाय द फ्रिक्शन, मेरे प्रीवियस वीडियो में आपको मिल जाएगा व्हाट इज मीन बाय चार्जिंग बाय द फ्रिक्शन। तो वही एक कंसेप्ट है। तो बेसिकली वह कितने इलेक्ट्रॉन्स निकाला है, n इज इक्वल्स टू 10⁻22 ले ले, है ना। लीव द चार्ज एंड कैलकुलेट द चार्ज, कितना चार्ज, यानी कि आपको फॉर्मूला पता है, Q इज इक्वल्स टू क्या है, Ne। बस ये फॉर्मूला n पता है, और ये तो आपको ऑलरेडी पता है। सो 10⁻22 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ही करना है। तो फाइनली आपको चार्ज क्या मिलेगा, देखो 1.6 इंटू 10⁻22 है, और यहाँ पे -19 है, कितना मिलेगा 3 कूलम। इतना चार्ज होगा। राइट, सो दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके क्लास, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, अ ग्लास रॉड इज रब विद द सिल्क। देखो ये एग्जांपल मैंने पहले भी डिस्कस किया है, राइट, प्रीवियस वीडियो में। अ ग्लास रॉड इज रब विद द सिल्क cloth, the glass rod acquires
a charge of 19.2 10 raised to power minus 19 कूलम। ओके, क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन समझ में आया? ग्लास रॉड एक्वायर्स द चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव यानी क्या है? मैंने बोला था देखो, एक ग्लास रॉड है, राइट, कोई सिल्क क्लॉथ है मान लो इधर, और ये ऐसे रब हो रहा है, तो ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है और ये निगेटिवली, यानी इसका पॉजिटिव चार्ज ये दिया है, देखो। ओके, पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय द ग्लास रॉड। जब पॉजिटिवली चार्ज यानी क्या होता है? लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और जो अगला दूसरा निगेटिवली चार्ज हुआ यानी क्या है? उसने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय द ग्लास रॉड। कुछ दूसरा पूछा है फाइंड द निगेटिवली चार्ज गेन बाय द सिल्क, राइट, सिल्क ने कितना निगेटिवली चार्ज गेन किया ये पूछा है। और उसके बाद क्या पूछा है? इज देयर एनी ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम द ग्लास ऑफ सिल्क। यस, यहाँ पे एक और सवाल पूछा गया कि ग्लास से कोई सिल्क के तरफ मास ट्रांसफर हो रहा है या नहीं। चलो वन बाय वन देखते हैं पहला सवाल क्या बोलता है, राइट। आप चाहे क्वेश्चन को पॉज करके देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे क्वेश्चन को इरेज कर रहा हूं, राइट। देखिए पहली बात तो पहले सवाल का आंसर क्या होगा? अगर पहला सवाल आप देखते तो बाय फॉर्मूले आप सॉल्व करोगे, क्या करोगे? हमारे पास फॉर्मूला Q इज इक्वल्स टू एन ई, राइट। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करना है, N इज इक्वल्स टू Q बाय E। Q कितना है भाई? यहाँ पे आपको दिया था 19.2 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 19, आई होप इतना ही होगा। यहाँ पे 1.6 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 19 E का वैल्यू, राइट। इसको आप सॉल्व करें तो आपका आंसर आएगा 12। तो N इज इक्वल्स टू आया 12। इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, या फिर बोल सकते हैं इतने इलेक्ट्रॉन्स लॉस बाय द ग्लास रॉड। अभी जितने इलेक्ट्रॉन्स ये लॉस करेगा उतना इलेक्ट्रॉन्स ये गेन करना है ना। तो फाइंड द नेगेटिव चार्ज गेन बाय द सिल्क, वही आंसर होगा, राइट। हाँ, क्लियर है? ओके। और इसका चार्ज देखो, इतने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसका चार्ज कितना होगा? राइट, उसका जितना है उसका अगले का उतना ही बट निगेटिव बन जाएगा। यानी कैसे लिखेंगे सेकंड आंसर का क्वेश्चन? चार्ज गेन इज इक्वल्स टू माइनस 19.2 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 19 कूलम। Okay, so this is the second question. Now the third is there any transfer of mass from glass to silk? Right? क्या आंसर होना चाहिए? सोचो थोड़ा सा, ग्लास से सिल्क की तरफ मास ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा? यस होगा। पहले तो आंसर आपका यस होना चाहिए। क्यों, कैसे? राइट, क्योंकि हमने बोला था कि जब ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं तो उसका मास भी ट्रांसफर होता है। उसका आंसर कैसे लिखेंगे? मास हमको पता है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 9.1 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 31 kg, राइट। और कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं? 12, राइट। तो कितना मास ट्रांसफर हो रहा है? कैपिटल M देता हूं मैं, कैपिटल M इज इक्वल्स टू क्या लिखना चाहिए? ME इंटू N, है ना। सो कितना होगा? 9.1 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 31 इंटू 12। ओके क्लास, सो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो लगभग आपका आंसर आना चाहिए लगभग 108 और लगभग 109 समथिंग आना चाहिए, राइट। इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 31 kg, ये राउंड फिगर में मैंने लिख लिया है। इतना आंसर आपको आना चाहिए, दैट इज अ मास। इतना मास ट्रांसफर हुआ जब रॉड और ग्लास रॉड और सिल्क का क्या हुआ? फ्रिक्शन में जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए किधर? सिल्क की तरफ। ओके, तो इतना मास इन बिटवीन ट्रांसफर हुआ है। बिल्कुल, है ना। सभी क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन इस क्वेश्चन में समझ में आता है। फ्रिक्शन के बारे में, ट्रांसफर, पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, loss of electron, gain of electron, right, and transfer of the mass also. Okay class.
ओके क्लास, देखिए सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इफ अ बॉडी गिव्स आउट 10⁹ electrons in every second, how much time is required to get a total charge of 1 coulomb from it? है ना, ये भी एक बहुत एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखते इसका सॉल्यूशन किस तरह से होगा। पहली बात तो गिवन क्या है उसके बारे में सोचते हैं। 10⁹ इलेक्ट्रॉन इन एवरी सेकेंड, यानी एक सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं 10⁹, यानी कि आपको n गिवन है। ओके, एवरी सेकेंड हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज 1 कूलम ऑफ दी फ्रॉम इट। पहली तो बात 1 सेकेंड में 10⁹ कूलम, सॉरी कूलम नहीं, यानी n इज इक्वल्स टू 10⁹ इतने चार्ज आउट हो रहे हैं एक सेकेंड में। तो एक सेकेंड में इतने अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउट हो रहे हैं तो एक सेकेंड में कितना चार्ज होगा ये हमको पता होना चाहिए। तो पहले निकाल दिए 1 सेकेंड में चार्ज तो कैसे निकालेंगे, Q इज इक्वल्स टू एनी, राइट। सो कितना होगा 10⁹ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सो Q कितना मिलेगा भाई 1.6 इंटू 10⁻10 कूलम। ये क्या है, कितना इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में, है ना। तो सिंपल सा रिलेशन बन जाता है। देखो अगर एक सेकेंड में 1.6 इंटू 10⁻10 कूलम चार्ज होता है तो भाई कितने टाइम में 1 कूलम होगा। देखो कूलम एक साइड में, टाइम एक साइड में। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, बस, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिलेगा, देखो मैं यहां पे लिखता हूं, क्वेश्चन आप पॉज करके देख लीजिएगा। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलना है, लगभग T इज इक्वल्स टू 1/1.6 इंटू 10⁻10। सो 10 ऊपर चला जाएगा, है ना। लगभग आपको मैं इसको अगर सॉल्व करता हूं 0.625, आई होप 10, देन देखते हैं 10⁻10 सही है बिल्कुल। 0.625 10⁻10 सेकेंड, इतना सेकेंड लगेगा कितना चार्ज होने के लिए, 1 कूलम चार्ज होने के लिए। ओके, यानी ये टाइम लगभग अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 200 साल, 200 ईयर अप्रॉक्स, इतना साल या इतना टाइम लगेगा टू गेट 1 कूलम ऑफ चार्ज। राइट क्लास, फिर से समझा देता हूं। एक सेकेंड में 10⁹ कूलम, 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स आउट हो रहे हैं तो एक सेकेंड में कितना चार्ज हमको आउट हो रहा है ये हम देखेंगे। राइट, इतना 1.6 10⁻10। तो भाई कितना टाइम लगेगा 1 कूलम के लिए। तो देखो सिंपल सा रिलेशन बन गया, लगभग 200 साल लगेंगे। ओके क्लास, ओके फ्रेंड, देखो क्वेश्चन है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे ABC ऐसे 3 टाइप की बॉडी है जिनका चार्ज गिवन है 3 + 3 माइक्रोकूलम, +3 माइक्रोकूलम और -6 माइक्रोकूलम। क्या बोला गया है, अगर A और C हम टच करते हैं, टच यानी कॉन्टैक्ट, ठीक है। सो कमेंट करना है आपको, क्या आप एनालिसिस कर सकते हो। और उसके बाद B और C में टच किया है तो उसके ऊपर भी आपको कमेंट करना है, ठीक है। किस तरह से इस पे सवाल या क्वेश्चन पूछे जाते हैं मीनवाइल हम देखेंगे। पहले तो बात हम A और C को हम टच करते हैं, C को टच करते हैं। इसका 3 माइक्रोकूलम है प्लस और ये -6 माइक्रोकूलम है, ठीक है। अभी ये देखो ये एक सिस्टम बन गई। अभी सिस्टम में नेट चार्ज Q नेट कितना लिखूंगा मैं, क्या मुझे लिखना चाहिए पूरे सिस्टम का, राइट। 3 - 6 यानी कि -3
माइक्रोकुलम। ये पूरे सिस्टम का है, ठीक है। अगर इसके ऊपर ये एक होगी कमेंट, ये एक होगी कि टोटल चार्ज कितना सिस्टम का, कि माइनस। अगर पूछा गया आफ्टर सेपरेशन ए और सी में कितना चार्ज है ना, अगर मैं सेपरेट कर दूं इनको भी, तो ए और सी में कितना चार्ज है, राइट। तो सिस्टम का पूरा चार्ज कितना, -3। तो भाई ए और सी का कितना होना चाहिए, क्या ए का -3/2 माइक्रोकुलम होना चाहिए। सॉरी, ये m स्टैंड फॉर मिलीकुलम, मिलीकुलम यहां पे भी मिली और यहां पे भी मिली, है ना। वैसे C यानी क्या होना चाहिए, -3/2 मिलीकुलम। सेपरेट होने के बाद आधा आधा वो बांट लेते हैं, राइट। हमने देखा था कौन से मेथड में, चार्जिंग बाय कंडक्शन। समझ में आ रहा है, ओके। सो बी कीप इन माइंड A एंड C गेट अ चार्ज। पहले देखो A का क्या चार्ज था, +3 था, अभी देखो -3/2 हो गया, राइट। दिस इज द डिफरेंस और दिस इज द इफेक्ट आफ्टर गेटिंग इन कॉन्टैक्ट। क्लियर। नाउ आफ्टर दैट B एंड C पे कमेंट करना है। चलो B और C को कांटेक्ट करके देखते हैं, टच करके देखते हैं, है ना। B और C देखो, लगभग लगभग आपका आंसर वही मिलना चाहिए, राइट। B और C ये +3 था और ये -6 है। तो फिर भी सेपरेट करने के बाद क्या होना चाहिए, नेट चार्ज कितना है, Q नेट। अगर मैं इसका लिखूं, ये पूरे सिस्टम का, तो -3 मिलीकुलम, राइट। सो कितना होगा यहाँ पे सेपरेट करने के बाद, यहाँ पे B है और ये C है, तो -3/2 और -3/2 मिलीकुलम, राइट। अभी देखो A, राइट, कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने, ओके फाइन। सो -3 कुलम, सही है ना। ओके फाइन, माइनस। आफ्टर दैट बोला यहाँ पे, ये लाइन देखो, आफ्टर दैट B एंड C टचिंग। अभी देखो B तो +3 भाई, C कितना है, -3/2, -3/2, राइट। सॉरी, सो यहाँ पे आपको करेक्शन करना होगा, सिस्टम का वो नेट चार्ज कितना होना चाहिए, राइट। Q नेट अगर मैं लिखूं 3 - 3/2, राइट, तो लगभग आएगा ये 3/2, राइट क्लास। 3/2 है, तो इनको सेपरेट करने के बाद आफ्टर सेपरेशन, B और C पे हम देखते हैं तो कितना बचेगा, टोटल कितना है 3/2, तो इसका आधा 3/4 और 3/4, ये प्लस और ये भी प्लस। अभी देखो C का फाइनली C का चार्ज क्या बन गया, +3/4। अभी ये हो गई आफ्टर सेपरेशन की कहानी। अगर पूछा गया क्या इस पूरे प्रोसेस के बाद A और B में कौन से टाइप का, व्हाट काइंड ऑफ द नेचर ऑफ द फोर्स विल अवेलेबल, इज इट अट्रैक्टिव और अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्शन फोर्स। देखो देखते हैं, A का चार्ज कितना है, -3/2, B का चार्ज क्या है, +3/4, तो प्लस और माइनस, रिपल्शन और अट्रैक्शन, वैसे ही C में और B में अगर पूछा जाए, राइट, तो C और B में क्या है, देखो माइनस और ये प्लस, तो अगेन C और B में क्या है, अट्रैक्शन। सो इस तरह के क्वेश्चंस में आप इस तरह से एनालाइज कर सकते हो कि आफ्टर द सेपरेशन ऑफ द होल प्रोसेस किस में अट्रैक्शन फोर्स रहेगा, किस में रिपल्शन रहेगा, किसका कितना चार्ज होगा। ध्यान में रखना, यहाँ पे मेरी गलती हुई थी, है ना, आप रिपीट ना करो, ध्यान से देखो कि आफ्टर दैट जो C का चार्ज है ना, सेपरेशन के बाद जो C का चार्ज है वही आपको यहाँ लेना है, राइट। तो ही आपको कोई भी इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आसान हो जाए या सॉल्व कर सकोगे। ओके क्लास, तो चलिए उसी पैटर्न में और एक सवाल देख लेते हैं। क्या बोला है, ABC 3 बॉडी है जिसके ऊपर +Q चार्ज है, -Q चार्ज है और ये न्यूट्रल है, ठीक है। पूछा गया फाइंड आफ्टर टचिंग A एंड C एंड देन B एंड C, फाइंड द न्यू चार्ज ऑन A, B
एंड सी, राइट। इस तरह से पूछा, देखो वही कंसेप्ट अप्लाई करना है कि ए के ऊपर कितना चार्ज है और सी के ऊपर कितना चार्ज है, वो तो न्यूट्रल है, तो टोटल सिस्टम का चार्ज कितना हुआ, क्यू नेट, क्या क्यू प्लस क्यू। तो अगर मैं सेपरेट कर दूं, आफ्टर सेपरेशन क्या हो जाएगा, ए के ऊपर और सी के ऊपर कितना बचेगा, प्लस क्यू बाय टू और प्लस क्यू बाय टू। ये हो गया सी का कंडीशन। नाउ अभी क्या करना है, बी और सी को टच करना है ना। बी और सी को टच करते हैं हम, देखिए कुछ किस तरह से, राइट, बी और सी है ना। बी के पास कितना है माइनस क्यू और सी के पास कितना है क्यू बाय टू। तो टोटल इस सिस्टम का नेट चार्ज कितना होगा, नेट चार्ज में कितना लिखूंगा यहाँ पे, क्यू नेट इज इक्वल्स टू, देखो ये माइनस क्यू और प्लस क्यू बाय टू, यानी माइनस क्यू बाय टू। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक के, माइनस क्यू बाय टू। तो सेपरेट करने के बाद क्या बचेगा, बी और सी के बाद क्या इसका भी आधा, माइनस क्यू बाय फोर और माइनस क्यू बाय फोर। तो नया चार्ज आपके पास ए बी और सी का क्या मिलता है, देखो यहाँ पे ए का चार्ज क्या है, ए बॉडी का चार्ज है प्लस क्यू बाय टू, बी बॉडी का माइनस क्यू बाय फोर और सी बॉडी का माइनस क्यू बाय फोर। ओके क्लास, तो इस तरह से बॉडी जब कांटेक्ट में आती है, राइट, चार्जिंग बाय कांटेक्ट, ये कंसेप्ट यहाँ पे आता है। तो किस तरह से वो अपने चार्ज अपने दूसरे चार्ज के साथ शेयर करता है, राइट, हाफ ऑफ शेयर करता है, जो भी हो कंसेप्ट, राइट। सो इस तरह से ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को अटेंड कर सकते हैं। ये था हमारा पूरे बेसिक क्वेश्चंस, बेसिक प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द आवर प्रीवियस टॉपिक्स, है ना। इसके बाद हम नया वीडियो लेके आएंगे, चैनल को देखते रहिएगा और प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।